Hello, once again I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसमें अभी हमारा यूनिट 2 चल रहा है, करिकुलम वाला यूनिट जो है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी तक सब टॉपिक नंबर 1 से लेके सब टॉपिक नंबर 8 तक कर चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सब टॉपिक 8 में हमें कई सारे लेक्चर्स करने होंगे, क्योंकि ये क्या है, पैडागॉजिकल एनालिसिस और एक स्पेसिफिक टॉपिक, कई सारे टॉपिक्स हमें इसमें एनालाइज करने हैं। तो लास्ट जो लेक्चर था हमारा, उसमें हम इक्वेशंस कर चुके थे। ठीक है, पैडागॉजिकल एनालिसिस ऑफ इक्वेशन। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, सेट के बारे में देखेंगे, और हम लोग वॉल्यूम के बारे में भी इसी में खत्म कर लेंगे, क्योंकि इजी है, कुछ ज्यादा दिक्कत वाला नहीं है टॉपिक। तो चलिए हम शुरू करते हैं, पैडागॉजिकल एनालिसिस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका एज इट इज आएगा यहाँ पे, राइट अ पैडागॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सेट्स। ये आपका पहले 2022 और 24 में ही प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो अब ये देखिए, यहाँ पे सेम चीज लिखी है जो कल के लेक्चर में लिखी थी, कि द पैडागॉजिकल एनालिसिस ऑफ एनी कंटेंट मटेरियल। बस यहाँ पे कल इक्वेशंस लिखा था, आज हमने सेट्स लिख दिया है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हमारा ये पैराग्राफ तो हमको एज इट इज कॉमन रखना है। ठीक है, उसमें बस हमें इतना सा चेंज करना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा हो सेट्स है तो सेट्स, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम। और ये हमारा डायग्राम भी हम कल के लेक्चर में देख चुके थे। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कल का जो हमारा था। हम्म, हाँ सॉरी, इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हमारी शुरुआत जो हुई थी वो इसी तरीके से हुई थी। ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ था। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा ये डायग्राम था। ठीक है, तो सेम इसी तरह से सेट्स में भी यही चीज है। आज भी हम क्या करेंगे, जो सेट्स है उसको 4 टुकड़ों में हम तोड़ देंगे। सबसे पहले हम कंटेंट एनालाइज करेंगे, सेट में क्या होता है। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि क्या बच्चे के मतलब बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे हमें सेट्स पढ़ाने से, क्या मेथड से पढ़ाया जाए सेट्स, और इवैल्यूएशन कैसे किया जाए सेट्स का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। Pedagogical analysis of sets. Think of a set like a very specific club where the bouncers know exactly who is allowed and who is not. तो सेट को आप मान लीजिए एक क्लब की तरह। क्लब होता है ना डिस्को, जहाँ पे हम डांस करने जाते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा बाउंसर्स होते हैं, या फिर बॉडीगार्ड्स जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप सेट को समझने के लिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सेट एक क्लब है। ठीक है, और वहां पे बाउंसर्स जो बाहर खड़े रहते हैं, उन्हें पता होता है कि किसको एंट्री मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा बाउंसर खड़ा है क्लब के बाहर, और इससे पता है कि किन लोगों को एंट्री मिलनी चाहिए, किनको नहीं मिलनी चाहिए। तो पेडागोजिकल एनालिसिस में हम यही पढ़ेंगे एग्जैक्टली कि व्हाट टू टीच अबाउट दिस क्लब। ये जो हमने क्लब को सेट माना है ना एग्जाम्पल के तौर पे, तो भाई हम व्हाट टू टीच अबाउट दिस क्लब, इस क्लब के बारे में क्या पढ़ाना है हमें बच्चों को, क्यों पढ़ाना है, वाई, एंड हाउ वी विल टीच इट, हम कैसे पढ़ाएंगे, एंड हाउ वी विल टेस्ट इफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड इट, और फिर बच्चे कैसे पढ़े, कैसे समझेंगे। ठीक है, हम ये एनालाइज करेंगे। ठीक है, इसमें तो अब वही एज इट इज, यहाँ पे क्या था, कंटेंट एनालिसिस। तो सबसे पहले देखिए कंटेंट एनालिसिस सेट्स का किस तरह से होगा। फर्स्ट वी ब्रेक द टॉपिक इनटू स्मॉलर डाइजेस्टेबल पीसेस। यहाँ पे भी हम लोग छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, जैसे हमने पहले पिज्जा का एग्जांपल लिया था, एक पत्थर को तोड़ा था, वैसे हम छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। मीनिंग ऑफ सेट्स, सेट्स का मीनिंग क्या होता है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो सेट होता है ना, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है चीजों का। उदाहरण के तौर पर एक भीड़ अगर खड़ी है, उसमें से मैं कहूँ कि जिन भी लोगों ने लाल टी शर्ट पहनी है, आप उन्हें बुला के लाओ, तो आप बुला के ले आओगे, क्योंकि लाल टी शर्ट जिसने भी पहनी है वो सबके लिए लाल है, आप भी लाल कलर पहचानते हो, जिन्होंने पहनी है वो भी पहचानते हैं। पर मैं कहूँ कि आप उस भीड़ में से जो भी अच्छे लोग हैं उन्हें ले आओ, तो आप नहीं ला पाओगे, क्योंकि अच्छे लोग हर किसी के लिए एक अलग परिभाषा होती है, कौन कैसे अच्छा है, मेरे लिए कुछ अलग उसका क्राइटेरिया होगा डिसाइड करने का, आपके लिए कुछ अलग होगा। तो सेट बेसिकली यही होता है कि एक वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है, ठीक है, जो सबके लिए कॉमन होता है, वो सेट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैथ्स के टर्म्स में, ऑल इवन नंबर्स इज अ सेट बिकॉज द रूल इज क्लियर। सारे इवन नंबर्स एक सेट हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, 2, 4, 6, तो ये एक सेट है अपना। ठीक है, डिफाइंड है, सबके लिए इवन नंबर इवन ही होते हैं। बट गुड प्लेयर्स इज नॉट सेट, या फिर मैंने बताया था कि अच्छे लोग ले आओ, तो वो नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीज है, ये सबके लिए अलग अलग है। ये देखिए बाउंसर भी यहाँ पे ना एक सेट में, जो सबने लाल टी शर्ट पहनी हुई है, सबको आराम से लेके खड़ा है। बट यहाँ पे सब मिक्स लोग हैं, रैंडम कलेक्शन है, तो हम नहीं मतलब अंदाजा लगा सकते, तो ये सेट नहीं है, ये यहाँ पे हमारा सेट है। ठीक है, तो जो सेट होता है उसको लिखने के 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, कैसे लिखे जाते हैं सेट्स को मैथ्स के टर्म में, क्योंकि मैथ्स अपने आप में एक विषय है, उसमें लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो सबसे पहले सेट्स लिखने का जो मेथड होता है उसे रोस्टर मेथड बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा मेथड होता है उसे रूल सेट या बिल्डर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो हम डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं इन दोनों को। ठीक है,
तो रूस्टर मेथड में क्या होता है कि जो भी चीजें होती हैं जो हमें पता है डिफाइंड है, उसको हम लोग सिंपली बस एक ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं अंदर। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप लिखें कि मेरे 5 रिश्तेदार, ठीक है, जिनकी उम्र 25 साल से कम है, तो आप यहाँ एक ब्रैकेट बनाएंगे ऐसा और उन 5 रिश्तेदारों के नाम कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे। ठीक है, ये रूस्टर मेथड हो गया। ठीक है, आपने पर्टिकुलर सबके नाम लिखे हैं। बट सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है कि आप रिश्तेदारों के नाम न लिख के एक रूल लिख दो ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रैकेट बनाओ आप यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट बना के आपने लिख दी एक्स, एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, और उसके आगे आपने 2 बिंदु लगा के एक रूल लिख दिया। रूल क्या लिखा कि एक्स की वैल्यू मेरे रिश्तेदारों के बराबर होगी और वही रिश्तेदार होंगे ये जिनकी उम्र 25 साल से कम हो। आपने एक रूल लिख दिया। सेम चीज है, बस यहाँ पे आपने उन सब रिश्तेदारों के नाम लिख दिए थे और यहाँ पे बस आपने रूल लिख दिया, मतलब एक ही है। तो मैथ्स के टर्म्स में इसे हम कैसे लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे ए के अंदर नंबर लिखे हैं 1 2 5 6 7, या फिर यहाँ पे लिखा जा सकता था कि 10 से छोटे जो भी इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8, वो फिक्स आ गए। या फिर रूल के संदर्भ में कैसे लिखेंगे हम एक्स, दैट इज एक्स इज अ रियल नंबर, या फिर द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू इवन नंबर दैट इज स्मॉलर देन 10। तो हमने इसको रूल के बेसिस पे लिख दिया, बस यही होता है इसमें। सेट्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। ये जो सेट्स होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के सेट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रकार के सेट होते हैं? एक होता है एम्प्टी सेट, या जिसे नल सेट बोलते हैं, इसको डिनोट किया जाता है ऐसे। ठीक है, नल सेट। मान लीजिए वो रिश्तेदार वाला एग्जांपल मैंने दिया था कि आपके रिश्तेदारों के नाम लिखिए जिनकी उम्र 25 से कम है, तो एक भी रिश्तेदार अगर ऐसा नहीं है तो वो नल सेट हो गया, उसके अंदर कोई नाम ही नहीं आएगा। फिर उसके बाद फाइनाइट फाइनाइट सेट होता है कि वही रिश्तेदार आपके जो हैं जिनकी उम्र है वो 4 या 5 होंगे, 6 होंगे, बट एक काउंटेबल होंगे ना, वो आप काउंट कर सकते हैं। तो जो दूसरा टाइप का सेट होता है वो फाइनाइट सेट होता है, जिसके अंदर लिखी गई चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, अनलिमिटेड या इनफाइनाइट नहीं होती वो चीजें। नेक्स्ट आ जाता है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब इनफाइनाइट सेट मतलब मान लीजिए कि आपने लिख दिया कि रियल नंबर्स आने चाहिए सारे, या फिर जिन लोगों के बाल काले हैं उन्हें लिखिए आप ब्रैकेट के अंदर, उनके नाम लिखिए पूरी दुनिया में, तो ये बहुत अनएंडिंग लिस्ट है, इनफाइनाइट है। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अब इक्वल सेट। ठीक है, मान लीजिए कोई भी 2 कंडीशंस आपने लिए। ठीक है, रिश्तेदार वाला एक एग्जांपल ले लिया आपने, और एक किसी और इंसान के रिश्तेदारों का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, और दोनों में सेम नंबर ऑफ पर्सन आ गए हैं, तो ये इक्वल सेट हो गया, सेम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, अब ये जो सेट्स होते हैं इनके ऊपर हम ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशंस करना यानी मतलब मैथ्स में कोई भी चीज हम सॉल्व करते हैं अलग अलग तरीकों से, वही ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं? कंबाइनिंग सेट्स थ्रू यूनियन, यू। ठीक है, इंटरसेक्शन, ये उल्टा वाला जो निशान होता है। ठीक है, यूनियन ऐसे होता है, इंटरसेक्शन ऐसे होता है, एंड शोइंग देम विजुअली यूजिंग वेन डायग्राम्स। तो अगर आपको याद हो, मैं यहाँ ज्यादा इलेबरेट नहीं करूंगा ये डायग्राम, क्योंकि जो हमारा यूनिट 1 था, ठीक है, यूनिट 1 में ये 7 और 8 में देखिए यहाँ पे सब टॉपिक में क्या था, यूज ऑफ क्वांटिफायर्स एंड वेन डायग्राम, यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, तो इसमें आपने पढ़ा था, मैंने बहुत अच्छे से जोर देके ये सारी चीजें बताई थी। देखिए, मैं फिर एक बार हल्का सा दिखा देता हूँ आपको कि देखिए प्लेग्राउंड होता था, इसमें बच्चे होते थे, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं सिर्फ, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ दोनों खेल रहे हैं। ठीक है, ये यूनियन होता था, सॉरी ये पूरा यूनियन होता था, ये सेंटर में हमारा इंटरसेक्शन होता था। तो यही सेट्स होता है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं दोबारा इसे रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, यही चीज यहाँ बताई हुई है कि सेट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन। ठीक है, कंटेंट एनालाइज कर लिया हमने, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम। ठीक है, उद्देश्यों का निर्धारण। व्हाट शुड द स्टूडेंट्स बी एबल टू डू आफ्टर द क्लास, कि बच्चे क्या कर पाएंगे ये सेट्स पढ़ने के बाद। वही 3 चीजें हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। कि बच्चे ने अब सेट पढ़ लिया है तो वो क्या कर पाएगा, ही विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म सेट एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। बच्चा सेट क्या होता है वो लिख पाएगा, डिफाइन कर पाएगा, और आपके आसपास में से एग्जाम्पल दे पाएगा। बच्चे में क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इससे? The student will distinguish between a random collection and a well defined set. बच्चा अब डिफरेंशिएट कर पाएगा कि एक वेल डिफाइंड जो सेट होता है वो क्या होता है, और रैंडम कलेक्शन ऑफ थिंग्स क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चा इसको एप्लीकेशन बेस्ड भी प्रयोग कर पाएगा। एप्लीकेशन यानी रियल लाइफ में। द स्टूडेंट विल रिप्रेजेंट द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स लाइक सेट ए एंड सेट बी यूजिंग वेन डायग्राम। कि बच्चे ने जो सेट पढ़ लिया, बच्चा इसको वेन डायग्राम के बेसिस पे हम रिप्रेजेंट कर पाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल था ना हमारा प्लेग्राउंड वाला, वैसे यहाँ पे भी बच्चा अब एप्लीकेशन के बेसिस पे इसे सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, अब आ जाता है स्टेप 3। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, हमने कंटेंट एनालाइज कर लिया। तो अब ये सारी चीजें बच्चे को हम पढ़ाएंगे कैसे, तो वो आ गया इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज में। ठीक है, कि बच्चों को हम कैसे प्रैक्टिकली ये चीजें पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले टीचिंग मेथड क्या दिया हुआ है, वी विल यूज द इंडक्टिव मेथड स्टार्टिंग विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बिफोर गिविंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। तो इंडक्टिव मेथड हम और डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है कि हम बेसिक से बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं
और उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल ऊपर लेते चलते हैं और बच्चा अपने आप कंसेप्ट को समझने लग जाता है। जैसे यहाँ पे हमने सेट्स पढ़ाने के लिए पहले एप्पल, बुक्स, कार्स, ये सब बच्चे को समझाया, फिर उसे नंबर्स के बेसिस पे समझाया, फिर फॉर्मूला बताया। ये इंडक्टिव मेथड होता है। तो ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी में पहला टीचिंग मेथड हम इंडक्टिव मेथड, रियल लाइफ एग्जांपल्स, ये सब चीजें बच्चों को हम सिखाएंगे। क्या एक्टिविटीज करवाएंगे हम बच्चों को? वी विल सॉर्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम, लाइक ग्रुपिंग ऑल द मैथ बुक्स वर्सेस इंग्लिश बुक्स टू फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट व्हाट मेकिंग सेट फील्स लाइक। बच्चों को हम क्लास में ऐसे बुक्स दे देंगे कि भैया ये मैथ्स की बुक्स हैं, ये इंग्लिश की बुक्स हैं, ये पेन है, ये पेंसिल है, तो इनको आप सेग्रीगेट करो, सेपरेट करो, सेट बनाओ इनका। तो बच्चे यहाँ लॉजिकली सीख पाएंगे, एक किताबी डेफिनेशन नहीं रटेंगे सिर्फ, बच्चों को पता होगा कि अच्छा इस तरह से रियल वर्ल्ड में चीजें काम करती हैं। अब यहाँ पे ये टीचिंग एड्स है, ठीक है, कि क्या सामग्री टीचर को यूज करनी है बच्चों को ये कंसेप्ट पढ़ाने के लिए। वी विल यूज द ब्लैक बोर्ड फॉर नोटेशन, सेम वही ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे हम। कल के लेक्चर में भी देखा था कि टीचर ब्लैक बोर्ड पे रियल लाइफ में लाइव एकदम समझाएगा, इक्वेशन समझाएगा, थियरी समझाएगा। फिर टीचर जो है वो चार्ट्स के बेसिस पे समझाएगा कि सेट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मैंने बताया था ना, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है, OHP, ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स जो होती हैं, उसमें टीचर बच्चों को समझाएगा अच्छे से, सर्कल ड्रॉ करेगा। इस तरह से बच्चों को ये सारे टूल्स यूज करके सिखाया जाएगा कि सेट्स क्या होते हैं। अब उसके बाद स्टेप 4 आ जाता है हमारा, कि भाई सारी चीजें हो गई, सब मेथड बना लिया हमने, कंटेंट बना लिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तो अब बच्चा क्या सीख पा रहा है उसका मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है मूल्यांकन में? वही सेम रहने वाला है हमेशा, ओरल क्वेश्चंस। कि टीचर पूछेगा, इज द कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट फ्रूट अ सेट? कि भैया आपके जो फेवरेट फ्रूट्स हैं क्या वो सेट हैं? बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका आंसर है कि नहीं, ये सेट नहीं है, क्योंकि फेवरेट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फिर उसके बाद टीचर जो है वो एक रिटन टेस्ट लेगा बच्चों का। ठीक है, रिटन टेस्ट में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो आप? कि भाई टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट बाय राइटिंग यस और नो, द कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड गर्ल्स इन द डिस्ट्रिक्ट। ये आप इस तरह के प्रश्न पूछिए, बच्चा यस नो में जवाब दे। उदाहरण के तौर पे, डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्शन होगा टैलेंटेड गर्ल्स का, प्रतिभाशाली लड़कियों का, क्या वो सेट होगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ सकते हैं आप? डिराइव द यूनियन, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन। बेसिकली वेन डायग्राम बना के बच्चों को बताने हैं। आपको क्या समझ आया, ऐसे वेन डायग्राम बताइए आप, इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है, यूनियन क्या होता है, यही चीजें बच्चों को बतानी है। तो बस यही चीज थी इसमें भी। और पिछले वाले लेक्चर की तरह मैं यहाँ भी कहूंगा कि अगर आपको मैथ्स का नॉलेज है अच्छा, तो आप यहाँ पे जितने चाहें उतने क्वेश्चंस इंक्लूड कर सकते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टॉपिक में आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो चलिए आइए इसी के साथ साथ अब हम लोग नेक्स्ट भी हमारा कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पूरा हो गया है सेट्स वाला। अब हम लोग देख लेते हैं पैडागोजिकल एनालिसिस ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, राइट पैडागोजिकल एनालिसिस ऑफ वॉल्यूम। तो देखिए अभी हमने ऊपर देखा था सेट्स, तो सेम चीज रहेगी, वही पैराग्राफ हम वापस लिखेंगे, बस यहाँ पे ये सेट लिखा हुआ था, वहाँ वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, वही सेम पैराग्राफ है, ये आपको एज इट इज एग्जाम में कॉपी पेस्ट लिखना ही लिखना है, ये इंट्रोडक्शन है एक तरह से आपका। ठीक है, यहाँ सेम डायग्राम है, ये डायग्राम भी आप एग्जाम में बना दीजिएगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए वॉल्यूम को भी वापस हम 4 हिस्सों में तोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, ये चारों हिस्से जो हैं, तो अब शुरू करते हैं। इमेजिन अ वॉल्यूम एज सिंपली फिगरिंग आउट एग्जैक्टली हाउ मच वाटर अ 3D ऑब्जेक्ट कैन होल्ड इनसाइड इट। कि भाई वॉल्यूम समझने के लिए एक बेसिक सा फंडा है कि हमारे पास दो तरह के फिगर्स होते हैं, आप सभी जानते हैं, 2D फिगर्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे 3D फिगर्स होते हैं। 2D फिगर क्या होता है? पेपर पे आपने मान लीजिए कि बना दिया ऐसे, ठीक है, ये रेक्टेंगल, ये एक 2D फिगर है, इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है। ये फर्श पे आपका एक पेपर रखा हुआ है, वो भी एक तरह से 2D फिगर है मतलब। और 3D फिगर क्या होता है कि मान लीजिए आपकी टेबल पे एक बॉटल रखी है या एक ईंट रखी है, तो उसकी लेंथ भी होगी, उसकी ब्रेथ भी होगी और उसकी हाइट भी होगी। तो वॉल्यूम समझने के लिए बस हमें यही जानना है कि एक 3D ऑब्जेक्ट जो होता है, मान लीजिए एक बॉटल है या ईंट है, तो उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, कितना कोई लिक्विड आ सकता है, या कितना, मान लीजिए ईंट है तो उसमें कितनी मिट्टी आ सकती है उस शेप के अंदर, वही एक वॉल्यूम होता है बस। While area is just of the flat paint on the walls, volume is empty space filling the entire room. तो जैसे पेंट जो करते हैं हम दीवारों पे, ठीक है, ये जस्ट एक एरिया होता है, ये 2D चीज होती है। ठीक है, बट वॉल्यूम जो होता है ना, वो एक तरह से मान लीजिए ग्लास का टैंक है, इसमें पूरा कितना पानी आएगा, यही वॉल्यूम होता है। एरिया इज द पेंट ऑन द वॉल्स, बट वॉल्यूम इज द वाटर फिलिंग द रूम। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो अब इसमें स्टेप 1 क्या है? कंटेंट एनालिसिस। तो हम कंटेंट को एनालाइज करेंगे किसके संदर्भ में? वॉल्यूम के संदर्भ में। ठीक है, फिर से हम तोड़ेंगे वही चीज, वी ब्रेक द टॉपिक इनटू लॉजिकल टीचिंग पॉइंट्स। ठीक है, अगेन मैं बताऊंगा हमने कैसे पिज्जा वाला एग्जांपल तोड़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद कैसे हमने ना पत्थर को तोड़ा था, ठीक है, जो इक्वेशंस वाला था उसमें। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी वॉल्यूम को हम तोड़ देंगे, कैसे? कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन 2D एरिया एंड 3D वॉल्यूम।
तो हम ये देखिए कैसे तोड़ दिया हमने इसको, कि ये देखिए यहाँ पे एक ये स्क्वायर है, ठीक है, पर ये काफी सारे स्क्वायर्स को जब हम एक साथ मिला देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये सर्कल है। तो वैसे देखिए ये सिलेंडर के ऊपर भी एक सर्कल होता है, नीचे भी सर्कल होता है, या और यहाँ बीच में एक रेक्टेंगल होता है, तो कैसे ये 3D फिगर है। ठीक है, और ये यहाँ पे ऊपर दोनों 2D फिगर्स हैं। सो वॉल्यूम इज द स्पेसिफिक मेजरमेंट ऑफ द एम्प्टी स्पेस इनसाइड अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। वही चीज जो मैंने ऊपर बताई थी कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट कोई भी होता है, उसके अंदर का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, उसके अंदर जो स्पेस होता है, उसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो इस तरह से तोड़ा जाएगा इस चीज को, कि पहले बच्चों को ये एक्सप्लेनेशन दिया जाए, फिर उसके बाद वॉल्यूम बताई जाएगी क्यूबॉइड की। ठीक है, क्यूबॉइड या क्यूब जो भी है, जिसके अंडरस्टैंडिंग इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट यूजिंग द फॉर्मूला LBH। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, बचपन से हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज LBH। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीन चीजें हैं, तो ये क्या हो गया, 3D फिगर हो गया हमारा। ठीक है, तो वॉल्यूम, अब उसके बाद आ जाते हैं हम। ठीक है, क्यूबॉइड हो गया, अब उसके बाद हम देखेंगे क्यूब के बारे में। तो क्यूब क्या होता है, बेसिकली ऐसा होता है, इसकी चारों साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, इस तरह से जो फिगर होता है ना, जो सांप सीढ़ी की गोटी होती है, अ स्पेशल क्यूबॉइड वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल यूजिंग द फॉर्मूला ए क्यूब। तो वहां पे वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, LBH। और यहाँ पे क्या होगा, ए क्यूब होगा। क्यों, क्योंकि जो क्यूब होता है हमारा एक स्पेशल तरह का क्यूबॉइड होता है, जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो ए क्यूब होता है। ठीक है, ये हम करेंगे कंटेंट एनालिसिस में। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखेंगे हम, कि जो सिलेंडर होता है, बेलन जो होता है, उसका क्या वॉल्यूम होता है। फाइंडिंग द वॉल्यूम यूजिंग द रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड इट्स हाइट। ठीक है, कि जो सिलेंडर का जो बेस होता है नीचे सर्कल टाइप का, उसका एक रेडियस होता है। ठीक है, उस रेडियस को लेके, और दूसरा उसकी जो हाइट होती है, सिलेंडर की हाइट जो h होती है, इन दोनों को हम लेके पाई आर स्क्वायर h करके फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। तो ये हमने कंटेंट एनालाइज कर लिया। 2D 3D फिगर में डिफरेंशिएट करेंगे हम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब स्टेप 2 में आ जाइए, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करेंगे हम, उद्देश्य निर्धारण करेंगे कि बच्चा क्या सीख पाएगा। देखिए यहाँ पे भी वही 3 पॉइंट है, पीछे जो हमारे थे ना। ठीक है, सेट्स में भी देखिए यहाँ पे हमने 3 पॉइंट देखे थे, क्या थे, ये देखिए, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, सब जगह वही सेम चीज है। ठीक है, बस कंटेंट बदल जाएगा। तो नॉलेज क्या होगा, स्टूडेंट विल डिफाइन वॉल्यूम एंड रिकॉल द फॉर्मूलाज ऑफ क्यूब्स, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ये जो बच्चे हैं वो वॉल्यूम की डेफिनेशन दे पाएंगे, और जो फॉर्मूलाज हैं इनके, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, कोन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो बता पाएंगे बच्चे। बच्चों में क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, इससे क्या समझ डेवलप होगी, स्टूडेंट्स विल विजुअली आइडेंटिफाई 3D shapes like cubes and cylinders in their daily life and explain how they differ from 2D squares and circles। कि बच्चे अब डिफरेंशिएट कर पाएंगे अपने रियल लाइफ में, डेली बेसिस में, कि 2D फिगर और 3D फिगर में क्या डिफरेंस होता है, और ये जो पर्टिकुलर शेप है, ये सिलेंडर है, ये क्यूब है। ठीक है, ये डेली लाइफ में बच्चे इसको इजीली समझ पाएंगे। एप्लीकेशन क्या है इसका, ठीक है, एप्लीकेशन ये होगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक हाउ मच लिक्विड फिल्स अ सिलेंड्रिकल टैंक। कि मान लीजिए अब रियल लाइफ में बच्चे ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि उनकी जो छत पे टंकी है, ठीक है, उसमें कितना पानी आ सकता है, ठीक है, वॉल्यूम के बेसिस पे। ठीक है, और भी रियल लाइफ जो भी चीजें हैं बच्चे कैलकुलेट कर पाएंगे वॉल्यूम के बेसिस पे, वो कोई भी फिगर हो सकता है। ठीक है, सेकंड हो गया। अब हम देखेंगे कि ये चीजें टीचर्स पढ़ाएगा कैसे, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बच्चों को वॉल्यूम, जो सब वॉल्यूम जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है उसको पढ़ाने के लिए। मेथड में भी देखिए वही सेम चीजें हैं। ठीक है, एक्टिविटी हो जाएगी एक हमारी। फिर हम पढ़ लेते हैं, देखिए, वी विल यूज द इंडक्टिव मेथड कंबाइंड विद डेमोन्स्ट्रेशन। इंडक्टिव मेथड मैंने क्या बताया था ऊपर। ठीक है, इंडक्टिव मेथड जो होता है बेसिक से लेके चीजें एडवांस तक हम सिखाते हैं, यहाँ पे भी वही है कि बच्चों को पहले हम ना चीजें दिखाएंगे। ठीक है, एक बॉटल दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद हम सांप सीढ़ी की जो डाइस होती है, गोटी होती है, वो दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इंडक्टिव मेथड से फिर बच्चे को एडवांस चीजें हम सिखाएंगे। एक्टिविटी क्या है, वी विल ब्रिंग अ रियल ब्रिक, क्यूबॉइड एंड अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर टू द क्लास। टीचर जो है वो क्लास में एक क्यूबॉइड लेके आएगा। ठीक है, ईंट, ईंट जो होता है वो क्यूबॉइड शेप होता है, और एक फ्लैट पीस ऑफ पेपर लेके आएगा क्लास में। वी विल शो दैट while paper only covers surface area the brick takes up space, physical space। हम बच्चों को ये एक्सप्लेन करेंगे क्लास में कि जो हमारा पेपर होता है वो सिर्फ एक सरफेस के ऊपर आके सेटल हो जाता है, थोड़ा सा एक एरिया ले लेता है। बट जो ईंट होता है ये 3D फिगर होता है, तो ये पूरा का पूरा एक स्पेस एक्वायर करता है, ये सिर्फ जहाँ पे रखा है उतनी जगह नहीं लेता, और भी आसपास की काफी जगह ले लेता है। तो ये हम एक्टिविटी के बेसिस पे बच्चों को समझाएंगे। टीचिंग एड्स, शिक्षा सामग्री क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे बेसिक सी बात है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स लेंगे यहाँ पे, लाइक वाटर बॉटल्स, सिलेंडर्स को दर्शाएंगी, डाइस, सांप सीढ़ी की जो खोटी होती है ना, पासा होता है वो। फिर ग्राफिक चार्ट्स यूज करेगा टीचर क्लास में, 2D 3D शेप कंपेयर करेगा, ब्लैक बोर्ड पे समझाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर लेगा। ठीक है, ये सारी चीजें टीचर क्लास में एज अ टूल यूज करेगा बच्चों को समझाने के लिए।
तो अब सारी चीजें हो गई तो फिर बच्चों का मूल्यांकन करना होगा। तो मूल्यांकन अगेन कैसे शुरू होता है हमारा, यहाँ पे भी ओरल होगा। ओरल में क्या होगा, ऊपर सेट था, यहाँ पे वॉल्यूम है। तो टीचर क्या पूछेगा यहाँ पे कि डिफरेंस क्या है बच्चों, बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड के बीच में। ये ओरल क्वेश्चन हो गया। फिर टीचर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा बच्चे से कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स हुज वॉल्यूम इज 131 क्यूबिक सेंटीमीटर। कि टीचर एक बॉक्स दे देगा और बच्चों को बोलेगा कि इसका जो वॉल्यूम है 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो इसकी साइड बताओ क्या होगी, एक साइड क्या होगी। तो बच्चा अब एडवांस अगर सीख गया होगा, हमारा मेथड सही होगा, हमारा करिकुलम सही होगा, तो बच्चा ये चीज बता देगा। ठीक है, यही करना है हमें। क्वेश्चन 2 क्या पूछेगा टीचर क्लास में कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड कैन बी फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल हैविंग एन इनर रेडियस ऑफ 3.5 मीटर्स एंड हाइट 4 मीटर्स। यही क्वेश्चन देगा टीचर क्लास में कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है या टंकी है, ठीक है, जिसका इनर रेडियस 3.5 मीटर है और उसकी हाइट 4 मीटर है। तो इसकी जो वॉल्यूम है, ठीक है, या फिर इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, वो बच्चों मुझे कैलकुलेट करके बताओ। तो बच्चा अगर क्लास में समझ गया होगा, हमारी मेथोडोलॉजी अच्छी होगी, करिकुलम अच्छा होगा, तो बच्चा इसका जवाब दे पाएगा। बस यही चीज है, सब में वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, बस हमारा जो टॉपिक है वो बदल जाएगा। तो आज भी हमारा हो गया है। ठीक है, हमने कौन कौन से देख लिए, इक्वेशंस देख लिया हमने, सेट्स देख लिया, आज वॉल्यूम देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा जो पर्टिकुलर वीडियो होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम खत्म कर लें। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।